मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय रहेगा हमारा जाति संप्रदाय का जहर, क्या लोकतंत्र के लिए कहर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए, अत्यंत युवावस्था में आरएसएस के प्रचारक बने और वर्तमान में भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महासचिव भाई पंकज गोयल जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षाविद के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से माननीय आचार्य प्रोफेसर बलबीर जी। आर्य समाजी होने के नाते साथ साथ हर विषय पर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सोशल एक्टिविस्ट, नमस्कार सर। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई कामरेड राजेंद्र सिंह जी, जो कि सिविल सोसाइटी ग्रुप के मेंबर भी हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कामरेड साहब, आपका स्वागत। धन्यवाद। मेडिको प्रोफेशनल होने के साथ साथ भाजपा नेत्री भी हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कविता गुप्ता। कविता जी, आपका भी स्वागत। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से भाई संजय अग्रवाल जी। उनके बारे में मैं ये स्पष्ट भी कर देना चाहता हूं कि पूर्व में कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह चुके और कांग्रेस समर्थक भी हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुकी हैं यूएसए से आराधना गोयल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट। उनके बारे में जितना परिचय मैं देना चाहूं शायद उतना कम रहेगा। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की यूएस चैप्टर की फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन, साथ साथ बहुत प्रसिद्ध कवित्री भी हैं। तो आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भरते जी। अब चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा इसी जाति संप्रदाय के मुद्दे पर। सिलसिला चलता है, सिलसिला चलता रहा है और चलता ही रहेगा। प्रश्न ये, अन्याय कितना कौन सब सहता रहेगा। और आज इस परिचर्चा में एक हम नई परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं। समय समय पर हम विभिन्न क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट है हमारे पास, उनको गेस्ट एंकर के लिए आमंत्रित करेंगे। और आज से ही इस परिपाटी की शुरुआत कर रहा हूं। इस परिचर्चा का संचालन करने के लिए यूएस से, अमेरिका से मैं आमंत्रित कर रहा हूं आराधना अग्रवाल का। वो अब इस परिचर्चा को समस्त रूप से संचालित करेंगी। आराधना जी। धन्यवाद भरतेश जी। तो सबसे पहले तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि जिस भारत के लिए भगत ने अपनी जान कुर्बान की, लाज रखो उस भारत माँ की, आन बान और शान की। पंकज जी, जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति एक अव्यवस्था है, उसका खत्म होना तय है। लेकिन फिर बीजेपी और आरएसएस की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उनको यू टर्न लेना पड़ा और पिछले वर्ग की दुहाई देनी पड़ी। जाति जनगणना पर भी उनका दोहरा रूप सामने आया। आपके क्या विचार हैं पंकज जी? पहले तो मैं यही बताऊंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा प्रारंभ से ही सबको साथ लेकर के, सबको एक मान करके चलने वाला संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि जाति प्रथा के विरोध में है। वो यही चाहता है कि सब मिलकर रहें, एक रहें, भारत माता की जय कहें। इसके 1-2 उदाहरण मैं देकर के आपको बताने का प्रयास करूंगा। 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ शिक्षा वर्ग लगा। उस समय मुख्य अतिथि के नाते से महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया। उस समय महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी सोचा चलो ये इतने वर्षों से संगठन चल रहा है, इसमें जाने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। वो जब वहां पर गए, जाकर के जब भोजन की पंक्ति में बैठे, भोजन नीचे बैठ करके
पंक्ति में हो रहा था, तब उन्होंने अपने दाएं वाले से पूछा आपका नाम क्या, उसने कहा रमेश। बाएं वाले से पूछा, उसने कहा सुरेश। तीसरे चौथे से पूछा तो उसने अपना नाम बताया। लेकिन किसी भी एक स्वयंसेवक ने आप अपनी जाति का घोष नहीं किया। तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया आपकी जाति क्या है, उसने कहा हम सब हिंदू हैं। तो वास्तव में महात्मा गांधी जी ने उस समय यही कहा कि यही वास्तव में भारत की परिकल्पना है कि ये एक ऐसा संगठन है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जहां पर कोई जाति बंधन का कोई इंच मात्र भी, कोई लेश मात्र भी कोई प्रकार का यहाँ पर नहीं है। वास्तव में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता भी है, बोलता भी है, दिखता भी है और दिखाता भी है। तो इस प्रकार से संघ तो हमेशा जाति प्रथा के विरोध में ही रहा है। तो एक होने की बात हमेशा की है। जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल में केवल किसी विशेष दल के लिए नहीं कहूंगा, उसमें सभी दलों के लिए कहूंगा। जब हमारा संविधान बना, उस समय जाति के लिए केवल जो आरक्षण की जो बात हुई, मेरे ख्याल से 10 वर्ष के लिए बात हुई थी। लेकिन उससे आगे उसको एक्सटेंशन क्यों दिया गया, क्या मजबूरी थी कि उसको एक्सटेंशन दिया गया? तो इस बात का जवाब तो बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो अच्छे से बताएंगे, जो उस दल से जुड़े हैं, कि वो नहीं देना चाहिए था। तो इसलिए जहां तक संघ की बात है, संघ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो मंत्रों को आत्मसात करके चलने वाला मंत्र है। पूरे विश्व धरती, यहाँ पे रहने वाला हर एक व्यक्ति, प्राणी मात्र, उसको हम अपना परिवार का सदस्य के रूप में मानते हैं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी आगे बढ़े, अच्छे रहें, और सभी अपने हैं, कोई हमारा पराया नहीं है। तो इसको मान करके चलता है। ठीक है पंकज जी, तो आपका कहना है कि संघ जो है आरक्षण को सपोर्ट नहीं करता है। मेरे पास अगर वक्त बचा तो मैं आपके पास वापस आऊंगी इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन क्योंकि हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं तो पहले मैं उनको टाइम देना चाहूंगी। फूलों की बौछार में चुपके से कांटा ना चुबाओ, गर मारना ही है तो ढोंग प्यार का तुम ना रचाओ। कामरेड राजेंद्र जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जाति संप्रदाय के मुद्दे पर हम देश को, अपने लोकतंत्र को एक सदी पीछे लेके जा रहे हैं? सभी जातियों के नेता अपने निजी स्वार्थों के कारण अपने भाई बहनों को भ्रमित करके उनकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, वैमनस्य की दीवार खड़े कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कामरेड राजेंद्र जी? आप सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। इस मामले में ये जो समाज का जो विकास हुआ है, फ्यूडल सोसाइटी से डेमोक्रेसी सेटअप हमारे दुनिया में, हमारे देश में आया। और जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंती समाज था, उसमें जात पात का बोलबाला था। परंतु जब ये औद्योगिक क्रांति हुई, जिसको हम डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके 3 नारे थे। नंबर 1 इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति की आजादी। नंबर 2 नारी मुक्ति। और नंबर 3 फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और इस नारे के को बेस करके फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए क्रांतियां हुई। और पहली क्रांति फ्रांस में हुई कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा, सरकार होगी। और एक नई कॉन्सेप्ट आई कि जो गवर्नमेंट है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये जातवाद को कम करते हुए, जातवाद को खत्म करते हुए ये चीजें आई। परंतु हमारे देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो एक सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक आंदोलन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया कांग्रेस के समझौता परस्त नेतृत्व के कारण। और जात और धर्म और संप्रदाय विराजमान रहे। आज जब सोसाइटी में क्राइसिस बढ़ रहा है, आजादी के बाद समाज जो है और हैव नोट्स में जो खाई पैदा हो गई है, अमीर और गरीब के बीच में,
तो रूलिंग क्लास और रूलिंग पार्टी के लिए आज जात एक ऑक्सीजन का इंजेक्शन की तरह काम कर रहा है। जात को आज बढ़ावा अगर कहीं दिया जा रहा है तो केवल ये पॉलिटिशियन है और इनका अपनी वोट बैंक के लिए ये किया जा रहा है। केवल वोट बैंक बनाए रखने के लिए जो जो जात खत्म हो जानी चाहिए थी, ये इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें तमाम तमाम पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कुर्सी के भूखे हैं, वो तमाम इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जो हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि मेरा बेटा बौद्ध हो सकता है, मेरी पत्नी ईसाई हो सकती है और मैं खुद मुस्लिम हो सकता हूँ। कि वो उस जमाने में इन चीजों से कितना ऊपर उठ करके समाज को जो संदेश दिया था। आज ये जात पात लोकतंत्र के लिए नासुर बन चुका है और लोकतंत्र जैसा भी लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है, ये आज रियल में जात के साथ ये तंत्र जुड़ गया है। ये और लोकतंत्र की जो कंसेप्ट आई थी उसको धूमिल करने के काम में जुटा हुआ है। ये मेरा इसमें कहना है। थैंक यू कामरेड जी। तो बिल्कुल देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं और अगर आज तक वो जो संविधान में जो ये आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, अगर 76 सालों में भी वो पूरी नहीं हो पाई है तो प्रश्न ये उठता है कि कितने साल और लगेंगे। और मैं आपके पास वापस आऊंगी अगर समय रहा तो। लेकिन अब मैं नेक्स्ट पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। बहुत हो चुका है बदलाव, अब कुछ चाहिए। बहुत हो चुका है बदलाव, अब कुछ चाहिए। वक्त की धारा बदल दे ताव ऐसा चाहिए। संजय भाई, 1950 में संविधान लागू हुआ था और मात्र 10 वर्षों के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई थी और वो भी केवल 22.5%। लेकिन 74 वर्ष भी जाने के बाद भी न केवल वह व्यवस्था लागू है बल्कि उसे बढ़ाकर 50% से भी ज्यादा कर दिया गया है। इन 74 वर्षों में केंद्र के 50 सालों से ज्यादा कांग्रेस केंद्र में 50 सालों से ज्यादा कांग्रेस का राज रहा और शेष 20 से 22 सालों में भाजपा और जनता दल का शासन रहा। क्या वोट बैंक को साधने के कारण सभी राजनीतिक दल प्रजातंत्र की बुनियाद को खोखला नहीं कर रहे हैं? संजय जी बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही प्रश्न प्रोफेसर बलबीर जी को पास ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, सो मैं बलबीर जी का 1 मिनट में। बलबीर जी, आप कहना चाहेंगे कि जो है ये जो आरक्षण है ये कैसे कैसे मदद कर रहा है देश को? IIM से निकले हुए स्टूडेंट्स, एम से निकले हुए स्टूडेंट्स, IIT से निकले हुए स्टूडेंट्स, जब उनको आरक्षण का सामना करना पड़ता है और योग्य जो विद्यार्थी होते हैं, योग्य जो जनता है, उनको सिर्फ आरक्षण की वजह से क्योंकि वो पीछे रह जाते हैं, आपका क्या विचार है? सभी को सादर नमस्ते। देखिए, मैं आरक्षण को मैं उचित तो नहीं मानता, लेकिन मैं सभी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूं। एक आरक्षण सामाजिक आरक्षण है, एक आरक्षण धार्मिक आरक्षण है, सांस्कृतिक आरक्षण है। क्या उसके खिलाफ भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जब भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आजादी से पहले, हेलो, मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं आचार्य जी। हाँ, तो आप देखिए, धार्मिक आरक्षण की बात मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले, वो किसी सरकार ने लागू नहीं किया। मेरे जैसा क्षत्रिय समाज में पैदा होने वाला, संस्कृत का महाविद्वान मैं अपने आप को नहीं कहूंगा, लेकिन चारों वेद मैंने पढ़े, 11 उपनिषद पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, लेकिन मुझे किसी भी मंदिर में पृष्ठ नहीं रखा जाएगा क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं। ये आरक्षण किस तरह लागू किया था? यदि ये आरक्षण लागू है तो जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उन लोगों को
इनको भी समाज में अछूत उस समय नहीं, आज भी आप किसी भी गांव में चले जाइए, कविता वहां जी आप पर एक बार उन म्यूट लोगों करेंगे को, अपने आप दलित को? लोगों को, कविता जी थोड़ी बैकग्राउंड आवाज आ रही है, आप एक बार म्यूट करेंगे? वहां पर आज भी दलित लोगों को वो अधिकार नहीं है जो हमें अधिकार है स्वर्ण लोगों को। उनके कुएं अलग हैं, शमशान घाट अलग हैं। मरने के बाद में ये सामाजिक आरक्षण जो चल रहा है, ये तो सरकार ने लागू नहीं किया। इस पर भी तो कुछ बोलिए आप। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, इस आरक्षण पाने से पहले मैंने पहले कहा कि मैं आरक्षण को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये भी तो आरक्षण है। जब तक ये आरक्षण समाज में रहेगा, छुआछूत का आरक्षण समाज में रहेगा, हम खाना खाने जाते हैं होटल में, वहां किसी सर्विस करने वाले से नहीं पूछते कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस वर्ग से आते हो। लेकिन यदि उसी जाति का व्यक्ति, यदि वो दलित है, गांव में हमें खाना परोसता है, तो हम उठ करके चल देते हैं, उनको खाना परोसने नहीं देंगे या उनके हाथ का नहीं खाएंगे। ये आज की स्थिति है। अपने कुओं पर आज भी उनको हम नहीं चढ़ने देते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यदि समाज में समरसता लानी है, मैं सामाजिक समरसता के सदस्य वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं, ये भी आरएसएस की एक शाखा है, सामाजिक समरसता, हरियाणा में मैं उसमें भी काम किया है। वैसे मैं आर्य समाज में सामाजिक काम करता रहता हूं। तो हम सामाजिक समरसता नहीं ला पाए अभी तक भी, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी। जब सामाजिक समरसता नहीं लाए तो फिर वो उनकी, अब वोट की राजनीति है, राजनीतिक जो लोगों की तो मजबूरी रहेगी, उनको तो वोट चाहिए। जो एक बार चीज मिल गई तो वो तो उसके उसमें चलेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ प्रस्ताव जो महर्षि दयानंद ने दिए थे, आरएसएस तो बहुत बाद में आया उनके, उन्होंने उसी समय कहा था कि जन्म के आधार पर किसी का भी कोई गोत्र ना लिखा जाए। आज भी अपना जन्म के आधार पर गोत्र लिख रहे हैं सारे के सारे। आरएसएस में नहीं लिखते, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो कई आरएसएस के लोगों को भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी उस शाखा में काम करता हूं। वो बड़े गर्व से अपनी जाति पर, जब बच्चों की शादी होती है तो वो योग्यता के आधार पर, कम बच्चे लव मैरिज कर ले तो अलग बात है, लेकिन वो तो अपनी जाति को ही ढूंढते हैं। हम भी ढूंढते हैं अपनी जाति में। भाई मैं राजपूत समाज से हूं या मैं जाट समाज से हूं, तो मैं राजपूत समाज की शादी ढूंढूंगा अपने बच्चों के लिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमको मूल पर प्रहार करना चाहिए, बजाय आरक्षण पाने के बजाय। आरक्षण तो बाद की चीज है। आज भी किसी भी मंदिर में पुरोहित रखा जाएगा, यदि वो अनपढ़ है, ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो वही पुरोहित रहेगा। एक विद्वान ब्राह्मणेतर समाज में कितना भी बड़ा विद्वान हो, चारों वेदों का, उसको नहीं रखेंगे, अनपढ़ ब्राह्मण को पुरोहित रखेंगे। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है। बिल्कुल, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक असमानता है, उसको आरक्षण से आप कैसे, उसका उपाय जो है या उसको कैसे दूर करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि एक ही महकमे में आपका कोई जो जूनियर है या जो आपका समकक्ष है, वही आरक्षण के कारण योग्य ना होते हुए भी अगर आपका बॉस बन जाता है, तो क्या उन योग्य व्यक्तियों में कुंठा और भावना नहीं चल? मैडम मैंने पहले ही कहा था कि मैं आरक्षण के, राजनीतिक आरक्षण के और सामाजिक आरक्षण के किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मूल समस्या को समझिए आप क्या है कि आज भी देहात में कहीं भी जाइए, कितना भी सभ्य समाज का व्यक्ति हो दलित परिवार से, उसको आज भी हम अपने पास नहीं बैठाएंगे। मैं जानता हूं एक दो डीसी बने, वो आरक्षण लेके बन गए, गांव में आए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो कुछ हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, अब हम समर्थ हैं, सर्विस में आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनाएं और मैं आपको अपनाऊं, मैं खाना खिलाना चाहता हूं, मेरे घर खाना खाने आ जाओ। नहीं आए लोग सवर्ण जाति के, हालांकि वो उससे गरीब थे, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी उनसे पीछे थे वो, क्योंकि वो तो आईएएस ऑफिसर था आरक्षण लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी साफ सुथरा था, सब कुछ था, नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने समस्या पर प्रहार किया ही नहीं। सामाजिकता जोड़ने के लिए संविधान में एक ही नियम लागू करना था कि कोई भी व्यक्ति अपना सरनेम नहीं लगाएगा, लेकिन आरक्षण बहुत सी चीजें खत्म हो जाती। आचार्य जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं, आप बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आप बिल्कुल शिक्षाविद है, समाज सुधारक भी रहे हैं, प्रारंभ से आर्य समाजी रहे हैं, आर्य समाज के विचारों को फॉलो करते रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं
क्या ऐसा नहीं लगता, अभी आरक्षण को छोड़ देते हैं हम 2 मिनट के लिए, कि क्या हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति को ताकतवर हथियार नहीं बना दिया गया? आज जिस भीमराव अंबेडकर की हम दुहाई देते हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगता है ताकतवर हथियार बना दिया गया है राजनीतिक लोगों के द्वारा। और वो केवल आरक्षण में नहीं है, जहां नहीं पर खाली जात आरक्षण ज्यादा उसका है। एक सब टॉपिक है, मेन टॉपिक यही है कि जाति के आधार पर बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो देखिए, जाति को बढ़ाया गया है राजनीतिक लोगों के द्वारा, और वो एक कोई दल नहीं कहता, कोई भी दल है राजनीति का। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं राजनीति की बात करता हूं, मैं तो एक समाज की समस्या पर नहीं, प्रहार करने की बात कर रहा मेरा हूं किसी आपको। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को बुनाती हैं अपने निजी स्वार्थ और हितों के लिए, जबकि बाबा बिल्कुल अंबेडकर। मैं देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां बुना रही हैं और बढ़ा रही हैं, लेकिन जी, हमें जाति को यदि समाप्त करना है तो जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। पहला प्रस्ताव हमें ये पास करना पड़ेगा कि कोई भी अपने सामने, देखिए मैंने अपने सामने सिंह नहीं लगाया, मैंने अपना गोत्र नहीं लिखा, मैंने अपनी डिग्री लिखी। नहीं क्या वो ये ठीक है, एक्सेप्शन है। मैं ये छोटी छोटी मुझसे बातें हैं, लेकिन आपके दूर इस तक असर विचार से डालेंगी। सहमत हूं, मैं मना दूर नहीं तक कर असर, रहा हूं। देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आप। मैं जी ये जी कह रहा जी हूं कि जाति प्रथा जो है वो एक अभिशाप है भारतीय समाज के लिए, और राजनीतिक दलों को चाहिए वोट, और वो उसको बढ़ा रहे हैं। वही बात है, वही एक बयान दिया था मोहन भागवत जी ने पिछले इलेक्शन से पहले, बिहार में जब इलेक्शन था, कि इस पर पुनर्विचार 2015 की करना बात कर रहे चाहिए हैं हम। आरक्षण पर, और बिहार का इलेक्शन को पूरी तरह साफ हो गए थे। उसके बाद नीति बदल ली उन्होंने भी अपनी, उसके बाद नहीं, कोई वही उसके बयान नहीं अलावा कहना है। चाह रहे हैं ना। मैं इसमें एक चीज और तो जोड़ देता हूं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर 2015 रहा। में तत्कालीन जब लोकसभा जब अध्यक्ष सुमित्रा जब महाजन बात जी ने कर भी कहा था, नहीं, लोकसभा फिर वही अध्यक्ष बात, थी उससे। मैं आप राजनीतिक बात कर रहे हो तो देखो, मेरा राजनीति में कोई नहीं ना नहीं, तो इंटरेस्ट राजनीतिक है, ना बात मेरा नहीं कर अध्ययन रहे, है, आप ना पूरी मेरा बात सुने अध्ययन है। बगैर उसको। मैं तो आप पूरी सामाजिक बात सुधार सुनिए। के आंदोलन में और सामाजिक समरसता से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने जो थोड़ा चिंतन किया है। नहीं नहीं आप सारा मैंने आरक्षण पे ले आए टोटली, नहीं नहीं मैं बात कर रहा मैंने हूँ जो दूसरी, आप फिर आरक्षण पे आ गए। प्रोफेसर तो आचार्य जी और भरतेश जी, एक काम करते हैं कि हम लोग वापस आइए, अगर वक्त रहा तो पहले और पैनलिस्ट को मौका देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है। और आचार्य जी, आपकी बातों से हम सहमत हैं कि जो राजनीति के नेता हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जाति प्रथा जो है वहां पर प्रहार करना चाहिए। और ये जो आरक्षण को आप कोई भी राजनीति का रूप नहीं देना चाह रहे हैं। आरक्षण को इसलिए लाया गया है कि जाति प्रथा और आरक्षण ये सब जो है भाई भाई हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस डिबेट को हम कोई राजनीतिक रूप देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपकी सिर्फ राय जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय है देखिए कि जो जाति प्रथा देखिए, इतने सालों से चल रही है वो क्यों नहीं दूर हो पाई है इतने सालों की हाँ, आजादी के बाद भी। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी बलबीर जी। एक मिनट, देखिए उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय चौधरी चरण सिंह जी ने, जब वो पहली बार जीत करके गए थे पार्लियामेंट में, कांग्रेस के राज में नेहरू संविधान बन रहा था, उन्होंने एक ही प्रस्ताव रखा था, कि वो प्रस्ताव ये था कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट से शादी करेंगे, उन्हीं को कोई सुविधा दी जाए, बाकी को सुविधा ना दी जाए, क्योंकि जाति प्रथा ने देश को गुलाम बनाया है। जाति प्रथा के कारण से हम बहुत पद्दलित हुए हैं, हम बटे हुए रहे हैं। तो जाति को खत्म करने का एक तरीका है जो उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने दोहराया था, मैं फिर दोहराता हूं आपको, कि एक नियम लागू कर दें कि सरकार में कोई भी सुविधा, कोई भी लाइसेंस, कोई भी नौकरी उन लोगों को दी जाएगी जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट से, जिनको हम दलित कहते हैं, उनमें संबंध करेंगे आपस में। तो ये जाति प्रथा 50 साल में खत्म हो मैं जाएगी। वापस आऊंगी इस पे, क्योंकि उसमें आप मेरिट का जो है वो नहीं, आप उसको नहीं जो है फोकस कर रहे हैं। बिकॉज कि कोई एक छोटे वर्ण से है या कोई एक उच्च वर्ण से है, तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि सिर्फ उनका शादी करने से कहाँ जाति का ये खत्म हो जाएगा, कि अगर मान लो वो अच्छे मैच नहीं है आपस में, तो जस्ट बिकॉज कि वो जो है नीचे वर्ण के हैं, तो ऐसा क्या है मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मैं मेरी आपके बात सुनिए। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगी, वक्त बचा तो, पर पहले चलो मुझे ठीक कविता है, जी को मौका देने दीजिए। मैं आऊंगी, बिल्कुल ठीक है आऊंगी, जी, आपके पास आऊंगी। ठीक है जी, कविता ठीक जी, है जी। गर इरादे नेक हो तो पथ कोई मुश्किल नहीं,
चलते चलो एक राह पर तो दूर कोई मंजिल नहीं। डॉक्टर कविता, आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और उसके साथ साथ बीजेपी की नेत्री भी हैं। सीधा और सपाट प्रश्न आपसे, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेता की तरह इधर उधर घुमाकर नहीं, स्पष्ट रूप से बात करेंगी कि क्या कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए योग्यता जरूरी है या जाति आधारित संख्या बल? कविता जी। कविता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। कविता जी, आप म्यूट पे हैं। लेकिन हमेशा से ही प्रश्न रही हूँ कि किसी भी कैटेगरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमको देते हैं, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही कविता जी, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। साधना जी संजय जी से मुखातिब हो जाइए फिलहाल। ठीक है, ठीक है। संजय जी, अंग्रेजों से ली आजादी पर बांध लिए खुद के बंधन, हमने अपने ही हाथों से नष्ट किए अपने उपवन। तो संजय जी, संविधान जो है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, फिर भी लोकतंत्र के नए पुरोधा बने राहुल गांधी जी की जाति जनगणना की जो गुहार लगाए जा रहे हैं और जगह जगह बताते हैं कि केंद्र सरकार के 90 जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों में से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से हैं। तो क्या मात्र वोट बैंक की राजनीति के चलते विभिन्न वर्गों में दरार उत्पन्न करने का एक कार्य नहीं किया जा रहा है? सीधा प्रश्न आपसे बताइए कि योग्यता प्राथमिकता होनी चाहिए या जाति आधारित संख्या पर? मैडम जी, योग्यता जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो मूल प्रश्न अब खत्म हो चुका। यदि यही मूल प्रश्न होता तो इतने बड़े आंदोलन इस देश में नहीं चलते। आज महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने 10 साल पहले राजस्थान और में देखा गुर्जर आंदोलन हुआ, हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ। और रही बात आप जो राहुल गांधी जी को दोषारोपण कर रहे हैं, ये जाति जनगणना या जो जाति का वाद है ये सेकंड फेज है। इस देश में पहला फेज कम्युनलिज्म और जाति प्रथा का हो चुका। 1947 से पहले देश कम्युनलिज्म का फेस हो चुका और 1991 में जो कमंडल आयोग आया था, आवाज सुन रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सुन रहा है जी, बिल्कुल सुन रहा है। तो 1991 में जो मंडल आयोग आया था उसमें जाति प्रथा और आरक्षण का पहला फेस हो गया। अब आपने पिछले 20 सालों से राजनीति देखी होगी, आज आप राहुल गांधी जी को दोष दे रहे हैं। पिछले 20 सालों में भाजपा ने क्या किया? संजय निषाद हैं, रामभस जी हैं, मुकेश साहनी हैं, जीतराम मांझी हैं, ये जो छोटे छोटे जाति धर्म के नेता बने, उनको बढ़ावा किसने दिया? आपके मूल राजनीति जो देश की राजनीति पार्टी है उसी ने बढ़ावा दिया ना, कांग्रेस ने तो दिया नहीं, या कांग्रेस के नाम से हम किसी को आरोप लगाएं। लेकिन ये देश की अब मांग हो गई है, क्योंकि जो पिछले 70 साल 75 सालों के आरक्षण के बावजूद भी अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि डीएसपी साहब एसपी साहब आए, उनको हमने बैठने के लिए नहीं दिया, उनके साथ खाने के लिए नहीं दिया। तो एक मूल समस्या तो बनी हुई है ना इस देश में। यदि लोकतंत्र में आज हम इतने ऊपर प्रोग्रेस कर पाए हैं तो उसके कारण दोनों हैं। एक निम्न जाति के लोगों को या पिछड़े वर्ग को हमने समानता का अधिकार देके, उनको आरक्षण के लेवल देके उनको हमने बढ़ावा दिया। ठीक है, आज 90 में 3 है, सचिव है, मंत्री हैं, लेकिन आज पूरी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब ओबीसी बेस पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये राहुल गांधी को ही दोषारोपण देना चाहिए। ये भारतीय राजनीति की विडंबना है कि अभी धर्म आधारित राजनीति का एक फेज खत्म हो गया है। तो क्या है, जाति आधारित फेज 2 शुरू होगा काउंटरिज्म करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस उस भाजपा के फील्ड पे नहीं खेल सकती जहां कम्युनिज्म की बात पे वो दोबारा हिंदू मुस्लिम के पेज पे चल रहे हैं। तो उसको दूसरा पेज एडॉप्ट करना है और ये चीजें पब्लिक मांग रही है। आज मराठा में यदि मान लो राहुल गांधी दोषारोपी है तो महाराष्ट्र में क्यों 10% आरक्षण दिया गया, तमिलनाडु में 70 हो गया, आंध्रा में हो गया। तो आप सभी राज्यों में देखें ना, जब 50% का सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगाया था, उसके बावजूद क्यों सरकारें 70-75% दे रही है? केंद्र सरकार ने 10% आर्थिक रिजर्वेशन दिया है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी दोष है। इस देश की जनता ही अब चाहती है कि जो विभिन्न जातियां हैं जिनको 13%, 17%, 33% आरक्षण दिया गया, उस 33% में ओबीसी वर्ग जो मिल रहा है वो तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, पहली और वो पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। लेकिन अन्य जो जाति हैं उसी ओबीसी में उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। अब वो सब कास्टिज्म की बात आ रही है, जैसे बिहार में नीतीश जी ने किया कि अति पिछड़ा वर्ग उनको 5% दिया जाए, अति दलित वर्ग उनको 10% दिया जाए। तो उसको और कौन विरोध कर रहा है? कोई तो विरोध नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि किसी एक पार्टी को देना, इसका इल्जाम लगाना गलत है।
नहीं, पार्टी को इल्जाम नहीं लगा रहे। जो यहाँ का जो मुख्य जो हमारा जो मकसद था वो ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो धर्म और जाति के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा कर रही हैं। तो चलो, आपकी बात मानते हैं, आप छोड़िए बीजेपी को, छोड़िए कांग्रेस को, छोड़िए आप राहुल गांधी जी को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि अगर जाति के आधार पर जिस तरह देश बट रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप अगले 10 या 15 सालों में देश को कहाँ देखते हैं? कहाँ जाएगा देश? इसी जाति के आधार पर बढ़ता हुआ ये देश कहाँ पहुंच पाएगा? देखिए, दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा यूथ की है, वो जो इंटर कास्ट में जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि स्वर्ण निम्न जाति से या गरीबों से शादी ब्याह करें, उनको आरक्षण दिया जाए। तो आज यूथ जो है इंटर कास्ट शादी कर रहा है, तो हो सकता है यदि वो ज्यादा प्रमोट हुआ इंटर कास्ट की, तो ये जाति प्रथा पे जो प्रहार होगा वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब तक आर्थिक स्थिति लोगों की नहीं बदलेगी तब तक ये जाति प्रथा चलती रहेगी। और आप जाति प्रथा खत्म करना चाहें, आज 20 साल पहले जिन पार्टियों ने इन छोटी जाति को या निम्न जाति को कह ले या ओबीसी पिछड़े वर्गों को बढ़ावा नहीं दिया, तो अल्टीमेटली वो आगे आए ना, और जो मुख्य धारा की पार्टियां कमजोर हो गई। इसका कारण क्या है? इसका मतलब जनता अपनी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है देश की राजनीति में। नहीं होता तो आज जितने भी 2 विधायक 4 विधायक वाले नेता पैदा हुए हैं और जो देश की राजनीति में हम रोल पैदा करते निभा रहे हैं, उसका कारण यही ना कि उनकी जाति के लोग उनको अपना नेता चाहते हैं कि वो हमारी जाति की बात करें। इसका नुकसान देश को होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है देश को कि उसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़े। ठीक है, लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं कि मुख्य धारा की जनता जो कमजोर हो गई है, उसका आप क्या प्रभाव देखते हैं अगले कुछ सालों में? क्योंकि अगर हम इसी तरह जातिवाद को बढ़ावा मिलता रहा और एक जाति बढ़ती गई और दूसरी जाति जो है जो अभी मेन धारा में है, जो मुख्य धारा में है, और वो नीचे सरकती गई, तो आप कहाँ ये जो खाई बनेगी उसको कौन दूर कर पाएगा? ये खाई नहीं बनेगी मैडम, ये बैलेंस होगा। जो समाज में अभी इम्बैलेंस बना हुआ था, आज अभी यदि देश के शीर्ष नेतृत्व में या कंपनीज में या और इंस्टीट्यूशनल में 70-75 साल के आरक्षण के बावजूद भी टॉप मोस्ट में वो लोग नहीं पहुंच पाए। जुडिशरी में देखिए आप, जुडिशरी में क्या हो रहा है। आज हमारे को मजबूरन महिलाओं को 33% आरक्षण देना पड़ा ना। यदि समाज महिलाओं को आगे बढ़ा देता तो आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? तो आप उसी तरह से 70-75 सालों के बाद भी जो है आप उन मार्जिनल कास्ट को और जो मार्जिनल लोगों को अभी तक जो है उनके साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। न्याय नहीं कर पाए, जिसके कारण लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने साल और चाहिए आपको ये? क्योंकि 70-75 साल हो गए, ओरिजिनली 10 साल का था कि 10 साल में जो है सब चेंज हो जाएगा। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 70-75 साल हो गए। अभी भी जो आप कह रहे हैं कि अभी, और आप सभी देख रहे हैं, नहीं कि ये नहीं कि आप कह रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि भारत वहां नहीं पहुंच पाया है जहां पे हम लोगों ने सोचा था जबकि आजादी मिली थी। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही अनगिनत हिसाब से चलता रहेगा, या फिर आपको लगता है कि एक ऐसी जगह आएगी जहां पे ये स्थिर हो जाएगा? अभी सिचुएशन पॉइंट की तरफ है, क्योंकि पिछला जो 70 साल है उसमें देश में आर्थिक विषमताएं ज्यादा थी, जिसके कारण हम न्याय नहीं कर पाए। क्योंकि देश पहले गरीबी से निकला, भुखमरी से निकला, अनाज का है, बीमारियों से है, तो एक एक सिस्टम होता है। अब एजुकेशन लेवल गांव गांव तक पहुंच गया। आज आप इंडियन क्रिकेट टीम में देखिए, आज ओलंपिक में देखिए, एजुकेशन में देखिए, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, देश के युवा वर्ग आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण इलाकों से लोग आगे आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज 10-15 सालों में मुझे लगता है कि ये आर्थिक विषमता ही इसका कारण है। जैसे आर्थिक विषमता खत्म हो जाएगी, गांव तक आपकी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं पहुंच जाए। आज ऑनलाइन क्लासेस मिलने लग गई, गांव के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करके अब आगे आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में। तो मुझे लगता है कि ये 10-15 साल का भी एक दौर और चलेगा। थैंक यू संजय जी। भरतेश जी आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। संजय भाई, आपने कहा आर्थिक विषमताएं, मतलब आपका कहने का मूल मकसद ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हाँ जी, उसके बिना हो नहीं सकता। जब तक लेवल लेकिन आप इस चीज को तो मानेंगे, प्रतिभा किसी आरक्षण का मोहताज नहीं होती। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात को क्लैरिफाई करूंगा। एम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आज भी 60% सीट रिजर्व है।
15 1 साढ़े सरकार 7 1 आपने 27 1 देखिए 10 1। आप सुन गोयल लीजिए पूरी साहब, बात। आप मैं एक बात आपकी सुन बात लीजिए। नहीं, सुनिए आप सुनिए। सुनिए तो सही ना, मैं जो कहना चाह रहा हाँ, हूँ सुनो। मूल बात सुनिए। तो 60%, मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 में से 60 रिजर्व है और 40 अनरिजर्व होगी आपकी। 100 के 100 जो भी कैंडिडेट आए उन्होंने एमबीबीएस कर ली। उसके बाद वो रेजिडेंसी में गए। रेजिडेंसी के दौरान उनको जो गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया सबको समान दिया। जो गवर्नमेंट ने उनको तनख्वाह दी वो भी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन सबको समान दी। उसके बाद आता है हायर स्टडीज की, एमएससी एमडी करने के लिए। वहां फिर जबकि वो अब इक्वल हो चुके हैं, फिर भी आप उनको आरक्षण दे रहे हैं। वहां भी तो इसका मतलब प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड कहां तक रहेगा? गोयल साहब, वही कोई बात मैं कर सीमा रहा तो हूँ, निर्धारित करनी पड़ेगी आपको। वही मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपने जो सुविधाएं दी है ना, अब वो सेकंड फेज में यही होगा कि जिनको फर्स्ट टाइम मिल गया है रिजर्वेशन का बेनिफिट, उनको सेकंड जनरेशन को ना मिले। ये चीजें होंगी, लेकिन लेकिन उस वही चीज में वही टाइम लग मुश्किल रहा है है। ना संजय जी, जो वो आज चीज का हो जो जाना हमारा चाहिए था अभी। जो पिछले 75 सालों में जिनके थर्ड जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, उनको खत्म करना चाहिए था, क्योंकि इक्वल लेवल पे आ गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी उनके बच्चे जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, उनको एजुकेशन उतने लेवल पे नहीं मिल पा रही है। कोचिंग है और है, आज आप प्राइवेट कोचिंग में जाइए 3 लाख रुपए आपको डोनेशन देना पड़ता है। आज बड़े शहरों में जाइए, स्कूल में 15 से 20 हजार रुपए महीने का फीस है। तो आप क्या सोचते हैं कि थर्ड जनरेशन जो अब आ रही है, आपने कहा प्रमोशन है, प्रमोशन पे हम नहीं दे रहे हैं। आज हमने इतना 75 सालों में प्रमोशन देने के बाद आपके टॉप लेवल में कितने आईएएस हैं, टाइप ब्यूरोक्रेट में कितने हैं, कितने मिनिस्टर हो पाए, कितने महिलाओं को आपने प्रमोट करते हैं उसके बाद जा पाए? मतलब अभी भी समाज में कमी तो है ना, और यदि वो कमी है तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये थर्ड जनरेशन के बाद जब फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होगा उनका, तब आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई 2 जनरेशन को हमने बेनिफिट दे दिया, तीसरे जनरेशन को अब जनरल कैटेगरी माना जाएगा, उनको रिजर्वेशन नहीं। उसके लिए एक थर्ड आंदोलन चलेगा। संजय जी 1 मिनट, अभी वो पंकज जी फेस कुछ नहीं बोलना पहुंचा चाह है। रहे हैं। हम वापिस आएंगे आपके पास, मैं पहले पंकज जी को जी मौका जी देती हूँ, आपके पास वापिस जी आएंगे संजय जी। जी मैम, थैंक यू। अभी संजय जी ने राहुल जी का बचाव करते हुए बोला जा, जाति के ऊपर। तो मेरा ये प्रश्न है, जहां कांग्रेस वर्षों वर्षों से एक नारा देती आ रही है कि जात पे ना पात पे मोहर लगी हाथ, और अब जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ कंफ्यूजन है राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के बीच में? दूसरी बात, आपने भी वर्तमान सरकार के ऊपर बोला, तो मैं एक बात आपको भी ध्यान कराना चाहता हूँ। मोदी जी ने मुझे लगता है कि किसी की जाति नहीं देखी कि वो छोटी जाति से है कि बड़ी जाति से है। उन्होंने लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में गरीब लोगों को घर दिए, शौचालय दिए, अनाज दिया गरीब लोगों का। उन्होंने किसी से जाति नहीं पूछी, किसी से धर्म नहीं पूछा। जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति था, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का होगा, किसी भी पंथ संप्रदाय का होगा, सभी को दिया। तो इसलिए ये तुलना तो बिल्कुल गलत है कि मोदी जी ने जो है उसे छोटे दल को जोड़ा, जोड़ा, उसको जोड़ा जाति के दल। जाति के दल, भाजपा ने मुझे लगता है कभी जाति की राजनीति नहीं की है। भाजपा ने ये केवल सरासर झूठ है समाज का सर। सर्वांग नहीं नहीं गोयल साहब, वो गोयल साहब, ये आप गलत करे। भाजपा ने आज भाजपा जाति ने जाति प्रथा को, भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसका हमेशा समर्थन किया है। वही नीति पर भाजपा मुझे लगता है चल रही है। नहीं तो वो किसी भी गरीब से पहले ये पूछती, भाई आप अग्रवाल हैं, आप जो है राजपूत हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप कौन सी जाति से हैं, ऊंची जाति से हैं कि नीची जाति से हैं, फला जाति से हैं, तभी आपको राशन मिलेगा, तभी आपको शौचालय मिलेगा, तभी आपको मकान, पक्का मकान मिलेगा, तभी पानी पीने के लिए मिलेगा, तभी और बाकी की जो सुविधाएं तभी मिलेंगी। किसी से नहीं पूछा। हाँ, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर रहा उसको सारी सुविधाएं। दूसरी तीसरी मेरी बात है, मैं आपको ये भी ध्यान कराना चाहूंगा, इसी हिंदुस्तान के अंदर एएमयू में 1% भी आरक्षण नहीं है। वो था, हटा दिया गया। जामिया के अंदर आरक्षण था, वो हटा दिया गया। और बात अब मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, कश्मीर के अंदर, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, चाहे पीएचडी किया हुआ वाल्मीकि समाज का व्यक्ति भी होगा, उसके लिए क्या कहा गया कि आप सफाई करने वाले लोग हो, आपको पीएचडी करने के बाद भी आपको उससे सफाई ही कराई जाएगी, आपको वही नौकरी दी जाएगी। तो ये जो
भ्रम की स्थिति जो पैदा की गई, जो इस प्रकार का व्यवहार जो किया गया, कांग्रेस इतने वर्षों तक करती रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि केवल और केवल जाति के नाम पर जो कांग्रेस ने अब तक लोगों को बरगलाने का काम किया, अगर वो बरगलाने की जगह अगर उनके उत्थान का काम करती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि सबसे अधिक लंबा समय और वो भी शुरुआती का समय वो कांग्रेस को ही देश की जनता ने दिया। 1947 से लेके अभी तक कांग्रेस ही देश में मुख्यता जो है सरकार में रही है। अगर वह चाहती कि दलित वर्ग का उत्थान कर सके तो आज ये स्थिति नहीं होती, और शायद आज हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। आज इस चर्चा का सबसे बड़ा मूल कारण भी यही है कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बांट के रखा, और आरक्षण 10 साल से बढ़ाकर उसको बढ़ाते आज जो ये स्थिति जो उत्पन्न हो गई है वो इसीलिए हुई है। आज एक मन जो व्यक्ति की जो मानस स्थिति होती है कि भाई जब फ्री का मिल रहा है या फ्री में मुझे आरक्षण मिल रहा है तो मैं आरक्षण से बाहर क्यों निकलूं। आज पढ़ लिखने के बाद भी, अच्छी अच्छी नौकरियां करने के बाद भी जो इस वर्ग से आते हैं वो यही चाहते हैं कि हम इसी वर्ग में बना रहें, उस वर्ग से हटना ही नहीं चाहते, आरक्षण का लाभ लेना ही चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने उनकी मनस्थिति पिछले 50, 60, 70 सालों में ऐसी बना दी है। तो इसका मूल कारण ये है। चलिए गोयल साहब, आपके लिए बता दूं मैं, जो आपने भी कहा कि जात न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, यही, और आपने कहा इंदिरा गांधी और राहुल गांधी का, वैसे मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं आना चाहता हूं, भरदेश जी को मैंने कहा था, बट आपने जब क्वेश्चन पॉइंट किया है तो मैं आपको उसका जवाब दे दूं। 1990 की जब देश में राजनीति स्टार्ट हुई ना, जो दूसरा फेज देश का आंदोलन के बाद, वही कांग्रेस गलती कर गई। उसने जाति आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण मुलायम सिंह, राहुल और लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, ये सारे जाति आधारित नेता उभर कर आए। आपको पता होना चाहिए। और उनको समर्थन किसने दिया था उस समय? भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा। और आज भी जो राहुल कर रहे हैं ना, उसका मूल कारण यही है। पिछले 20 सालों से कांग्रेस इस चीज से बच रही थी कि देश को और छोटी छोटी जातियों में, अलग अलग उपवर्गों में ना बांटा जाए। लेकिन आपने क्या किया? आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां पे भाजपा ने छोटी जाति या जो छोटे वर्ग हैं उनके नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया। धर्म सिंह सैनी ले लीजिए, संजय निषाद ले लीजिए, किसको नहीं बढ़ाया? और आप कहते हो कि जाति आधारित राजनीति, नहीं गोयल साहब, आप कह रहे हो ना कि भाजपा नहीं करती। और अभी मैंने आपसे कहा कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, यदि ये खत्म हो जाएगी तो ये आरक्षण वाला मुद्दा थर्ड फेज में आएगा। जो आपने भी कहा कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में आर्थिक विषमताएं दूर हो रही हैं, इसके लिए भी 10-15 साल और लगेगा। लेकिन इस देश में जातिवाद की राजनीति का स्टार्ट 1990 के बाद हुआ है, ना कि 1990 से पहले हुआ। उस समय तो कांग्रेस ने उसको बढ़ावा नहीं दिया था। यदि कांग्रेस बढ़ावा देती, मंडल आयोग को लागू कर देती, जो 1972 से रखा हुआ था बीपी मंडल ने, तो क्या दिक्कत आती? आप बताइए। आप कह रहे हो ना भाजपा ने बढ़ावा नहीं दिया। भाजपा ने क्यों नहीं बढ़ावा दिया? तो जाति गणना किस लिए? मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। जाति गणना किस लिए? संजय जी और पंकज जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से हम सभी जाति आधारित, जो आज का प्रश्न है, क्या जाति आधारित से समाज में जहर घुल रहा है कि नहीं? और वो जहर घुलेगा, क्योंकि जब एक पार्टी मृत प्राय हो गई है और उस मृत प्राय को दिख रहा है कि देश की, समाज के अन्य विभिन्न वर्ग अपने अधिकार मांगने के लिए किधर जा रहे हैं। कि आपके आर्थिक विषमताएं दूर करने के बाद जीतन मांझी के लोगों ने आपको वोट दिया? कि आपके संजय निषाद की पार्टी के लोगों ने आपको वोट दिया भाजपा को? नहीं दिया। क्या भाई मैं ये कहना चाहूंगा, खाली बात राहुल गांधी की नहीं, पिछले 10 साल में आज भी सुनिए, मोदी जी संजय भाई, आप सुनिए, खाली राहुल गांधी की बात नहीं है, खाली भाजपा की बात नहीं है, सारी पार्टी इसके लिए समान रूप से जिम्मेवार है। आज का मुद्दा वो नहीं है, आपका मुद्दा अलग है। आपका मुद्दा है कि क्या जाति आधारित, वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से सारी पार्टियां सिंबॉलिक रूप से वोट बैंक साधने के लिए क्या कर रही हैं। आप एक बात बताइए, भगवान राम ने शबरी के झूठे पैर खाए, क्या संदेश देने की कोशिश करी थी उन्होंने? क्या उनको कोई चुनाव लड़ना था? लेकिन आज बताइए, एक मिनट आप सुनिए। अच्छा, आज हम राम भगवान को कितने लोग मानते हैं? राम आ गए, लेकिन हमारे मूल भाव को समझने की कोशिश करिए।
वहां कितने लोग भगवान जाते राम ने सबरी के अगर शबरी के बेर बेर खाए थे तो वो छुआछूत को खत्म करने के लिए, जाति प्रथा का मैसेज खत्म करने के लिए खाए गए थे। लेकिन आज चाहे राहुल गांधी जी, एक मिनट सुन लीजिए, चाहे राहुल गांधी जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो, सारे सिर्फ वोट बैंक को साधने के चक्कर में आप दलितों के यहाँ जाकर के भोजन करते हैं। कोई लगाव नहीं है दिल से, खाई बांटनी है। सारी पार्टियां ये काम कर रही हैं, चाहे बीजेपी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, गोयल साहब, सारी एक स्वर से सिर्फ लोगों को मैं बांटने कहता के हूं, लिए अपना कार्य कर रही हैं। उसमें ना कांग्रेस बच सकती, ना भाजपा बच सकती। पंकज जी आपको भी कह रहा हूँ, संजय जी आपको भी कह रहा हूँ। अब जी राधा, भरतेश गोयल जी, साहब, संजय जी और अच्छा पंकज जी। एक मिनट, हाँ अच्छा जी। अर्धाना जी एक मिनट। आज जो भरतेश जी कह रहे हैं ना कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, सारी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद क्या और उसका खेल खेल रही, उसका कारण क्या है? अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अमीर और स्वर्ण या जो सर्विस क्लास है वो वोट डालने जाता नहीं। यदि वो वोट डालने चला जाए तो पार्टियां उनको समझ जाए। अब उनको पता है कि जो स्वर्ण है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जो अपने आप को संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो वोट देने तो जाते ही नहीं। अब वोट जो देने जाता है वो अपने अधिकार की बात करता है। यदि आप उनके अधिकार की बात नहीं करोगे तो फिर आप चुनाव में जीत नहीं पाओगे। आपको लोकतंत्र चलाना है ना, आपको सत्ता पानी है। नहीं तो आप आप चलिए, बिल्कुल, आप सही, आप बिल्कुल बताइए सही कह रहे भरतेश हैं। जी, जैसे आप आपने स्वीकार कर लिया कि चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए सभी पानी पार्टियां देना जाति को इस्तेमाल कर रही हैं। पंकज जी आपको भी आज ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। और गोयल बीजेपी क्या, साहब, कोई आज सी भी हमारा, पार्टी हो। आज देखिए गोयल साहब, आप गोयल साहब, अग्रवाल जी, पंकज गोयल जी, संजय अग्रवाल, हम है ना, हम 11 करोड़ अग्रवाल हैं। लेकिन हम 11 करोड़ अग्रवाल इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि हमारे सबको सुविधाएं मिल रही है। और बात वो यहाँ 1 करोड़ एक पर्टिकुलर जाति की नहीं आ रही संजय जी, भरतेश एक जी, पर्टिकुलर मैं जाति से आंदोलन यहाँ की कोई बात कर रहा हूँ। मतलब नहीं है। यहाँ अरे बात सर, जाति मैं व्यवस्था पे है, जाति ना का कि एक जवाब दे रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली जाति का अग्रवाल जवाब या दे रहा किसी हूँ। और दूसरी कम्युनिटी की। भरतेश सर, मैं जाति देखिए का जवाब दे मैं रहा हूँ। मैं जो 1 करोड़ मैं की जाति वाले हैं उनको आंदोलन करना क्यों पड़ रहा है? उनको अपना नेता क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा हमने, स्वर्ण क्लास हो या जो पुरानी राजनीतिक पार्टी है, या 75 साल में हमने उनका ख्याल नहीं रखा। इसलिए आज उनको 1-1 करोड़ की, 2 करोड़ के लोगों को अपने नेता चुनना पड़ रहा है। और मजबूरन वो नहीं तो अपने आप 5-7 आप ये कुछ स्वीकार कर रहे हैं, 75 साल तक ख्याल नहीं रखा, तो उसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार है ना। वही तो हम संजय जी, सही है, सभी भरतेश जी, एक काम करते हैं, पहले प्रोफेसर बलबीर जी को मौका देते हैं और उसके बाद अगर वक्त बचा तो बिल्कुल हम सभी के पास आएंगे, पंकज जी के पास, संजय जी के पास और भरतेश जी आपके पास। प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी। थैंक यू मैडम। देखिए, असली मुद्दा है वो राजनीति की बात को यदि लेंगे तो उस पर तो कितना ही बहस कर लो, क्योंकि उनकी तो अपनी मजबूरी है। जैसे अभी कह रहे थे भाई, उनको तो वोट चाहिए, वो कोई सी भी पार्टी आएगी वो तो उनको खुश करेगी। लेकिन असली मुद्दे सामाजिक दूसरे हैं, वो राजनीतिक लेवल पर हल होंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए सामाजिक संगठनों को, जैसे कि आरएसएस है या आर्य समाज है या दूसरे वो है सामाजिक प्रगतिशील संगठन, उनको आगे आकर के उस समस्या पर विचार करना पड़ेगा कि भाई ये समस्या समाज में क्यों पनपी है, क्यों ऐसा हो रहा है, और उन समस्या का सुझाव देना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। मैंने एक बात कही थी, मैंने ये नहीं कहा था कि भाई बिना मैच के शादी कर दो। अब शादी तो माँ बाप देख के कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में इस समय कितने तलाक हो रहे हैं? जो माँ बाप जिनके अरेंज मैरिज हो रही है, अपनी बिरादरी में मैरिज हो रही है, रोज तलाक हो रहे हैं, रोज तलाक हो रहे हैं। यदि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ा रहे हैं वहां पर आकर के इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं माँ बाप के खिलाफ जा करके, मेरे ख्याल से वो ज्यादा सक्सेस हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि बिना मैरिज, बिना उसके संयोग के वो करो, जोड़े के शादी। योग्यता, गुण, कर्म, स्वभाव देख करके शादी करें बच्चों की। पहला एक तो ये हमें अपनाना चाहिए सामाजिक संस्थाओं को कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कराओ तो जाति प्रथा का एक प्रहार होगा, उस पर जाति हटेगी। दूसरा प्रहार ये होगा कि हमें सबको ये नियम बनाना चाहिए, कोई अपना सरनेम नहीं लगाएगा तो उससे जाति की पहचान होगी नहीं, अपना अभिमान रहेगा नहीं उस तरह का जाति प्रथा का। तो ये 2-3 सुझाव हैं जो जिस पर हमें सामाजिक संगठन के रूप में काम करना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि इस राजनीति से बिल्कुल भी मुझे तो विश्वास है नहीं कि भविष्य में भी ये आरक्षण नाम की जो बीमारी है ये खत्म होगी, क्योंकि जो भी इस ओर आगे कदम बढ़ाएगी उस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसलिए सभी पार्टियां इस चीज से बचेंगी। हाँ, एक स्वर में होकर के सभी पार्टियां एक मत होकर के इस काम को करें तो शायद कभी भला हो सके। और चलो ठीक है, मान लो आरक्षण देना ही है, लगता है कि आरक्षण बहुत आवश्यक है, मुझे ये भी लगता है कि कहीं कहीं कुछ चीजों में आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन आरक्षण का मतलब हर चीज में आरक्षण नहीं। आरक्षण का मतलब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। कहीं किसी को शिक्षा की दिक्कत आ रही है, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है, उसमें आप आरक्षण दे दीजिए, वो समझ में आता है, उसकी आप मदद कीजिए सरकार की ओर से, वो समझ में आता है। कि ये नहीं कि आप जाति के नाम पर हर चीज में आरक्षण दो एक वर्ग को, उसी वर्ग का व्यक्ति जो है अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, वो पीछे है, उसका एडमिशन भी नहीं हो रहा है, उसकी नौकरी भी नहीं लग रही है, और दूसरे को जो है आप उससे 20-25% भी कम है तो भी उसको आगे नौकरी मिल जाती है, वो गलत है। आज अच्छे अच्छे इंजीनियर बन करके, अच्छे अच्छे डॉक्टर बन करके जो हिंदुस्तान के टॉप इंजीनियर हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, तो ऐसी विधा को लेकर के वो लोग आज बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। जो बाकी जो बचा हुआ, जो वो कहते हैं ना कि घर का जो हल्का या बेकार सामान है, वो आज हिंदुस्तान में रह रहा है, क्योंकि वो आरक्षण के नाम पर जो कम नंबर ला करके भी उसको नौकरी मिल जा रही है, वो आज भारत में अच्छे नंबर लाने वाला उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसे करना तो है कुछ ना कुछ, तो वो क्या करे, उसको दिखाई देता है भाई मेरे को अमेरिका जाकर के अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो मैं अमेरिका चला जाऊं। आज हो या जी रहा। तो इसलिए हमें इसको खत्म करना होगा। पढ़ाई तक आप आरक्षण दीजिए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में जब वो इंजीनियर बन जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है, या अच्छा साइंटिस्ट बन रहा है, उसको भारत में ही नौकरी दीजिए, ताकि उससे भारत आगे बढ़े, ना कि भारत कमजोर हो। और जो अपने बलबीर जी ने जो बात कही, वास्तव में बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें जो परिवर्तन आएगा वो सामाजिक परिवर्तन केवल समरसता से ही आ सकता है। कि ये सब खत्म होना चाहिए कि भाई आज नीची जाति का व्यक्ति कोई मर गया तो उसका दाह संस्कार जो है अलग जगह होगा, या उसके लिए गांव देहात में अलग कुएं की व्यवस्था होगी, बाकी कास्ट के लिए अलग कुएं की व्यवस्था, ये सब खत्म होना चाहिए। सामाजिक समरसता तब एक होना चाहिए, तभी मेरे को लगता है। और वही बात मोहन भागवत जी ने जो कही थी बिहार चुनाव से पूर्व, कि भाई इस देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो आरक्षण विरोध की जो बात की थी वो इसलिए कही थी कि जो आज हिंदुस्तान जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, या जो आरक्षण के नाम पर जो आपस में वैमनस्य हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए। हम सब एक हैं और एक समान होकर के आगे बढ़ना है। इसमें जितनी उसकी व्यक्ति में विद्वान है, जितना वो ज्ञानी है, जितनी उसके अंदर किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन आरक्षण के नाम पर नहीं, अपनी योग्यता के कारण वह आगे बढ़ना चाहिए। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो 10 साल के लिए आरक्षण दिया था सामाजिक समरसता के लिए, जो एक दबे कुचले और जो इतने वर्षों से जो इस प्रकार जो लोग थे, वो कम से कम मुख्य धारा से जुड़ जाएं, लेकिन वह आज तक मुख्य धारा से नहीं जुड़े। उसका सबसे बड़ा कारण वो है राजनीतिक कारण ही है, जिसको केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। अब हमें उस ओर से ध्यान हटाना पड़ेगा। राजनीति से मुझे नहीं लगता कुछ होगा, इसलिए सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए, इस ओर ध्यान देते हुए, और आरक्षण जो 50% जो था उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, जो 70 और 75 तक जो चला गया। अब यही कहूंगा, जो मोदी जी जो इस समय काम कर रहे हैं कि वो आरक्षण नहीं बढ़ा करके हर एक गरीब व्यक्ति को, चाहे किसान होगा, किसी भी जाति का होगा, गरीब होगा, किसी भी जाति का होगा, उसको जो वह सहयोग कर रहे हैं, तो उससे कुछ इस प्रकार जो है लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो संजय जी, जैसे कि पंकज जी ने कहा कि टैलेंट का पलायन हो रहा है इंडिया से, जो है क्योंकि जो असली टैलेंट है वो वहां पे जो उनके लिए उचित रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा है, और वो विदेशों की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मैडम जी, ये सच्चाई जो थे ना 20 साल पहले थी। 20 साल पहले हमारी आर्थिक देश की परिस्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, जिसके कारण उन जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको वर्किंग स्पेस नहीं मिलता था। आज हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी हो रहे हैं। आज पूरा विश्व देश की हमारे इंडिया की तरफ देख रहा है। तो क्या है, हमने उस रिजर्वेशन के साथ एजुकेशन का लेवल बढ़ाया, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाई,
और उस इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ने के बाद अब हमारे टैलेंटेड बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है। आज वर्ल्ड में जितने फर्स्ट स्टार्टअप कंपनी है, अमेरिका के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे है। और मिलेनियर्स कंपनी जो फिनकॉर्प में है उसमें 100 मिनीकॉर्प कंपनी इंडिया में है। तो कैसे टैलेंट वाले इंडिया से बाहर जा रहे हैं? वो 20 साल पहले था जब हमारे यहाँ आर्थिक हालात उतने मजबूत नहीं थे। रही बात आचार्य जी की, वो कहते भी जाति लिखना बंद कर दीजिए। आप जाति लिखना बंद कर देना एक युवा सपना है। आप कौन चाहेगा कि आर्य समाज में तो चलिए वो लिखते नहीं, लेकिन पिछले 100 सालों में या 2000 सालों में आप जाति प्रथा खत्म करने के लिए जाति लिखना बंद कर दीजिए। क्या पॉसिबल है? आपका सिर्फ एक ही है कि जो अब इन्होंने कहा कि जी मोदी जी आरक्षण नहीं बढ़ा रहे 50 से, क्यों 10% उन्होंने सवर्णों को दिया, अति पिछड़े सवर्णों को दिया 10% मराठा। तो ये आरक्षण के लिए बढ़ाने के लिए ये थर्ड रिवोल्यूशन होगा। अभी हम सेकंड फेज में चल रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इन सब चीजों के लिए इस देश को थर्ड रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी आफ्टर 10-15 ईयर्स, जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और जब हमारे जो अभी इन्होंने कहा कि भी हमारे को आके जो 20% वाला जो मेडिकल में मिल जाता है उसको आगे नहीं बढ़ता। अरे भाई उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिजर्वेशन के कारण 33% में 20% में वो डॉक्टर बनने के लिए उसको रिजर्वेशन मिल गया, एमडी बन गया, लेकिन उसकी एमडी बढ़ने से उसकी ज्ञान तो नहीं बढ़ा ना। और यदि आप उसमें प्रमोशन पे नहीं देते हैं, आरक्षण रिजर्वेशन नहीं देते हैं, तो फिर वो ऊपर लेवल पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी एजुकेशन तो हुई नहीं। अब वो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में क्वालिटी एजुकेशन होगी, उनकी कंडीशन आज जैसे गरीबों को मकान मिल जाएगा, उनको घर में टीवी मिल गया, उनको वाईफाई मिल गया। आज ग्रामीण इलाके में स्मार्टफोन सबसे ज्यादा इंडिया में बिक रहा है। जब वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली 10-15 सालों में सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है। आराधना अनम्यूट करिए अपने आप को। सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि समय बहुत हो चुका है तो हमें उसको अब रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन ये विषय बहुत गूढ़ है और मुझे लगता है कि एक सेशन में आप दर्शकों के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आज जाति पे, आरक्षण पे, राजनीति पे बोलने को तैयार ही नहीं है। तो आपको मैं चाहूंगी कि आप इसे एक सीरीज बनाकर समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के विचार जनता तक पहुंचाएं, तो उससे क्या है कि जो है सभी के विचार सामने आएंगे और किसी न किसी दिन जो है कोई ना कोई ऐसी आग कहीं तो लगेगी कि ये जो सब समस्याएं हैं जिनको हम अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह समाज से खत्म हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का इस परिचर्चा में साथ जुड़ने के लिए।